तो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस के ठाकुर मैथ में। साथियों, इस वीडियो में हम क्लास 11th के मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे कि समुच्चय होता क्या है। तो सबसे पहले 1870 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज कैंटर ने समुच्चय का विकास किया था। इनके अनुसार समुच्चय का जो डेफिनेशन दिया गया वो है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समूहों का अध्ययन किया जाता है, या इसका एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या है, समुच्चय का जो विकास हुआ था सबसे पहले हुआ था 1870 में। एक जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज कैंटर ने किया था। इनके अनुसार गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समूहों का अध्ययन किया जाता है उसे समुच्चय कहेंगे, या वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह उसको हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। जैसे में अगर दे दिया जाए कि वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। दूसरा में कि अगर दे दिया जाए ताश के पत्तों की संख्या, यह इसमें क्या है कि समूहों का अध्ययन होता है, तो वर्ग में विद्यार्थियों का समूह हो जाएगा, ताश में पत्तों का समूह हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। अब समझेंगे कि समुच्चय को हम निरूपित कैसे करेंगे, समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो समुच्चय को निरूपित, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिप्रेजेंट करने की दो विधियां हैं। पहला हो जाएगा रोस्टर विधि, इसी को हम सारणीय विधि भी कहते हैं।
रोस्टर विधि का दूसरा नाम हो जाएगा सारणीय विधि। और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। इसे हम गुण विधि भी कह सकते हैं। पहला क्या है? रोस्टर विधि, और इसका दूसरा नाम हो जाएगा सारणीय विधि। दूसरा हो जाएगा समुच्चय निर्माण, और इसे हम लोग गुण विधि भी कह सकते हैं। अब बात हम लोग करेंगे किस पर? रोस्टर विधि पर। अब बात करेंगे रोस्टर पर। तो रोस्टर में कॉमा का यूज करते हैं। रोस्टर बनाने के लिए क्या करेंगे? कॉमा का यूज करेंगे। जैसे में कि अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और इसको हमको बनाना है रोस्टर में, तब हम क्या करेंगे कि n यहाँ जो भी लेंगे सेट उसको हमेशा कैपिटल लेना है, और इस तरह का ब्रैकेट देंगे जिसको हम लोग कहते हैं मंझला ब्रैकेट, या हिंदी में इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे? मंझले कोष्टक। हम लोग कहेंगे मंझले कोष्टक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, इसी तरह आगे का भी संख्या होते जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग दूसरा विधि। दूसरा विधि क्या है? समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण में क्या करते हैं हम लोग? इस चिन्ह का यूज करते हैं। इसको बोलेंगे क्या? इसका यूज करते हैं। अब इसको हम कहेंगे क्या? तो इसको बोल सकते हैं कोलन, या ये क्या है? अनुपात की तरह है, तो इसको अनुपात भी बोल सकते हैं। अब अगर हमको समुच्चय निर्माण में अगर हमको लिखना हो तो इसके लिए क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई समुच्चय हमको दे दिया जाए A E I O U, और इसको हमको लिखना हो समुच्चय निर्माण में, तो कैसे करेंगे? तो पहले क्या करेंगे? हम जो समुच्चय माने हैं उसको लिखेंगे। अब जो भी हमारा मंझले ब्रैकेट होगा, यानी मंझला कोष्टक जो होगा, उसमें लिखेंगे कि कोई समुच्चय हम मान लेंगे, मान लीजिए x, और इसको अनुपात में लिखेंगे जिसको कोलन भी कहते हैं। यहाँ देंगे अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वर वर्णों का समुच्चय। क्या हो गया? अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वर वर्णों का समुच्चय। अब बात करते हैं हम इसका। इसको क्या बोलते हैं? मंझला कोष्टक। इसको बोलेंगे मंझला कोष्टक, या इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट। कर्ली का मतलब होता है घुंघराले। कर्ली का मतलब होता है घुंघराले, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मंझला कोष्टक। अब बात करते हैं इसका। इसको हम लोग कैसे
पढ़ेंगे कि अगर यहाँ दिया हुआ रहे तो इसका मतलब, जो मंझला कोष्टक है इसका मतलब होता है सभी। मंझला कोष्टक है, इसका मतलब हो गया सभी। अब ये हो गया x, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सभी x। ध्यान देना है, ये जो मंझला कोष्टक है इसको हम क्या मानेंगे, इसका मतलब होता है सभी। x का x लिख दिए। अब का समुच्चय क्या हो जाएगा, इसका सभी x का समुच्चय। कहाँ तक हुआ, ये जो मंझला कोष्टक है वहां से लेके x तक का। अब बात करते हैं हम कोलन का। अब बात करेंगे कोलन का। कोलन का मतलब होता है जहां, मतलब सभी x का समुच्चय जहां आगे का मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वर वर्णों का समुच्चय। ध्यान रखना है, मंझले ब्रैकेट का मतलब हुआ सभी x का समुच्चय, यानी जो भी x दिया हुआ है, अगर y होता तो कहते y का समुच्चय। और इस कोलन का मतलब होता है जहां। अब हम समझेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। समुच्चय का 5 प्रकार होता है। पहला होता है एकल समुच्चय, दूसरा होगा रिक्त समुच्चय, तीसरा होता है परिमित समुच्चय, इसको हम शांत समुच्चय भी कहते हैं। और चौथा होता है अपरिमित समुच्चय, और इसे अनंत समुच्चय भी कहा जाता है। और पांचवा होगा समान या तुल्य समुच्चय। तो अब हम समझेंगे इन समुच्चय के 5 प्रकार के बारे में। सबसे पहला है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय का मतलब क्या हुआ, सबसे पहला है एकल समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे कि अगर हो जाए 2 या फिर 4 या a, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एकल समुच्चय। केवल और केवल एक ही अवयव होना चाहिए। दूसरा है रिक्त समुच्चय। जिस समुच्चय में कोई भी, रिक्त का मतलब होता है खाली, कोई भी अवयव
न हो उसे रिक्त या शून्य समुच्चय कहते हैं। इसे फाई, इसको क्या बोलते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। अब फाई का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल खाली। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको या तो फाई से डिनोट करेंगे या फिर बिल्कुल खाली रखेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। अगर यहाँ आ जाए फाई और इसमें दे दे 0, तो हम किसको रिक्त कहेंगे? तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय होगा, ये होगा रिक्त समुच्चय। लेकिन इसको हम रिक्त नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक अवयव है, तो इसको हम कहेंगे ये एकल समुच्चय है। ये क्या है? एकल समुच्चय है। रिक्त का मतलब क्या हुआ? या तो फाई होना चाहिए या नहीं तो ब्रैकेट खाली होना चाहिए। अगर इसमें कोई एक अवयव होगा तो इसको हम कहेंगे एकल समुच्चय। अब तीसरा है हमारा, तीसरा हो जाएगा परिमित। तीसरा हो जाएगा परिमित समुच्चय। उसको हम लोग क्या कहेंगे? शांत समुच्चय भी कहेंगे, शांत समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो। सीमित का मतलब क्या हो गया? फिक्स होना चाहिए। तब उसे परिमित या शांत समुच्चय कहते हैं। परिमित का मतलब क्या होगा? परिमित का मतलब होता है सीमित। सीमित हो गया लिमिट में, क्या हो जाएगा इसका? लिमिट। या फिर इसको हम डिफिनेशन देंगे तो क्या कहेंगे कि जिसकी कोई सीमा हो, जिसकी कोई सीमा होगा उसको हम कहेंगे परिमित। जैसे अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर वर्णों का समुच्चय, तो हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर्ण वर्ण होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या हो जाएगा? ये फिक्स हो गया, तो हम कहेंगे कि ये सीमित है, और जो सीमित होगा वो परिमित समुच्चय कहलाएगा। अब देखेंगे हम चौथा समुच्चय है अपरिमित या अनंत समुच्चय। अनंत का मतलब हो गया असीमित। क्या हो जाएगा? असीमित, जिसका कोई लिमिट न हो।
कहेंगे वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अनंत मतलब जिसका कोई लिमिट न हो। जैसे आकाश में तारों की संख्या, आकाश में तारों की संख्या, ये क्या हो जाएगा? अनलिमिट होगा, जिसका कोई लिमिट नहीं होगा। तो इसमें हम क्या कहेंगे? इसका जवाब क्या होगा कि इसका कोई निश्चित मान नहीं है, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। अब पांचवा और अंतिम है, इसको कहेंगे समान या तुल्य समुच्चय। समान या तुल्य समुच्चय जब दिए गए दो समुच्चय ए और बी कोई समुच्चय मान लिया गया है, ठीक है। ए और बी में समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में तथा समुच्चय बी का सभी अवयव समुच्चय ए में हो, तब ए और बी समान समुच्चय होगा। कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ए कोई समुच्चय है जिसमें 2, 4 और 6 ये कोई अवयव है। बी कोई दूसरा समुच्चय है जिसमें 4, 6 और 2 है। तो इसमें हम क्या कहेंगे? देखेंगे कि जो अवयव समुच्चय ए में है वही अवयव समुच्चय बी में है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 4 है तो 4 है, 6 है तो 6 है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ए और बी समान समुच्चय है।